हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसबी। आज हम अपनी इस वीडियो में सेट थ्योरी और उसके कुछ उसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि DSSB, CTET, HTET, PGT लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम सेट थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल जो कि हम बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना है कि कोई ए सेट है और ए कोई स्मॉल ए कोई एलिमेंट है, अगर ये इससे बिलोंग करता है तो हम ऐसे सिंबल डालते हैं। ये तो सबसे फर्स्ट सिंबल जो हमने पढ़ा है वो है हमारा बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर स्मॉल ए कोई एलिमेंट है कैपिटल ए सेट के अंदर तो हम इसको डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू। अब सेकंड सिंबल होता है फॉर ऑल के लिए, ऐसे ये सिंबल हो गया हमारा फॉर ऑल के लिए। अब थर्ड सिंबल पढ़ लेते हैं जो कि हमारा देयर एग्जिस्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है सच दैट। ये जैसे जैसे सेट की डेफिनेशन में आते रहेंगे वहां और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सेट होता क्या है हमारा। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट की डेफिनेशन में ही दो वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग जान लेने से हमें सेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। सबसे पहला वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि उस सेट के अंदर हमें जो एलिमेंट रखने हैं वही एलिमेंट हर एक इंसान रखेगा उस सेट के अंदर। जैसे अगर हमें किसी ने बोल दिया कि कोई एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर एक क्लास के सारे इंटेलिजेंट बच्चे हों, तो किसी टीचर के लिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, किसी टीचर के लिए कोई इंटेलिजेंट होगा, तो वो सेट हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि सेट बनाओ जिसमें इंडिया की सारी रिवर्स आ जाए, तो सारे रिवर्स तो सभी के लिए मतलब उसमें कोई हमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी कि सभी के लिए वही रिवर है या नहीं है। अब गंगा है, रिवर है तो है, मतलब सबके लिए ये आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहले से वेल डिफाइंड हो, मतलब हमें कन्फ्यूजन ना हो कि इस एलिमेंट को हम इस सेट के अंदर रखें या फिर ना रखें। उसके बाद है सेकंड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो एलिमेंट हम रखते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कि अगर कोई हम ये लिख रहे हैं ना 1 1 2 3, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 दो बार रिपीट होता है और सेट के अंदर हमेशा हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन, अब यहाँ ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग भी बताया गया कि ऑब्जेक्ट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड देयर मेंबरशिप इज डिफाइंड बाय द सर्टेन कंडीशन। अब किसी ने बोल दिया कि नेचुरल नंबर को लिखो कि जो 7 से छोटे हैं, तो हम लिखेंगे x सच डैट। ये सच डैट का निशान होता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड x लेस देन 7, कि 7 से छोटे क्या आगे, सारे नेचुरल नंबर आगे। आगे सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय विद कैपिटल लेटर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, कि जो सेट होते हैं उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, सपोज एस बी एनी सेट एंड एक्स बी ए मेंबर ऑफ एस। एस कोई मेरे पास सेट है, एक्स कोई उसका एलिमेंट है, तो एक्स मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया और कैपिटल एस से सेट को डिनोट किया, तो एक्स बिलोंग्स टू एस। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स है मेरे पास जो कि एस में बिलोंग कर रहा है, तो मैं उसको ऐसे डिनोट करती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू एस। आगे हम कुछ नोटेशंस देख लेते हैं जो कि हमारी सेट थ्योरी के अंदर यूज होती हैं। फॉलोइंग नोटेशंस विल बी यूज्ड फॉर सम ऑफ द स्पेसिफिक सेट्स दैट आर कॉमनली यूज्ड। एन ये होता है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसके अंदर हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 भी इंक्लूड होती है। उसके बाद है क्यू होता है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसके अंदर वो सारी टर्म्स आती हैं P/Q,
P बाय क्यू टाइप की सच डैट कि जो हमारा P है वो बिलोंग करता है Z से और जो क्यू है वो हमारा बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्योंकि हम क्या हमेशा हम इस टाइप से लिखते हैं ना किसी भी नंबर को 1/2। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। यहाँ पे हम कभी नेगेटिव नहीं डालते, तो इसलिए जो हमारा क्यू है यहाँ पर वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं √a सच दैट a बिलोंग्स टू r। अब आता है सेट ऑफ रियल नंबर, वो सेट जिसके अंदर सारे रियल नंबर, यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में कंटेन होता है, ZB, QB एंड IB। आगे हम सेट के ये देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब इसमें हमें पता है कि एक तो 1 आएगा, एक 3 आएगा एंड एक 5 आएगा, एक 7 आएगा और एक 9 आएगा। जो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें एक तो 1 इंक्लूड होगा, 3 होगा, एक 7 होगा और एक 9 होगा। तो अगर किसी भी पर्सन को बोला जाएगा कि ऐसा सेट बनाओ ओड नेचुरल नंबर का जो कि 10 से छोटे हो, तो हर एक पर्सन यही बनाएगा। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि 1 आएगा या नहीं आएगा, 3 आएगा या नहीं आएगा। तो इससे यहाँ से पता लगा वेल डिफाइंड। और अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ही है यहाँ पर 1, 3, 7, 9 उसके बाद। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया सेट। अब सेकंड देख लेते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अगर रिवर्स इंडिया की लिखनी है तो सभी पर्सन सेम टू सेम ही लिखेंगे कि हाँ ये भी इंडिया की रिवर है, ये भी इंडिया की है। अब ये तो है नहीं कि कहीं पाकिस्तान की है उसको उठा के लिख देंगे, नहीं, इंडिया की ही लिखेंगे। तो ये हमारा वेल डिफाइंड हो गया यहाँ से। और डिस्टिंक्ट ही लिखेंगे कि हाँ ये भी है, ये भी है। उसके बाद है द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर किसी को बोला जाए कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स आते हैं, तो यहाँ पे वो सभी यही बनाएंगे A, E, I, O, U। तो वही सेट बनाएंगे सभी। तो यहाँ से हमारा ये भी क्या हो गया, सेट हो गया एक। तो फर्स्ट भी सेट, सेकंड भी एंड थर्ड भी। अब फोर्थ देख लेते हैं, ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया। अब किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल होता है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल होता है। अब कोई एक पर्सन है उसने बोला कि हाँ मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, तो उसके लिए तो वही आएगा उस सेट में। अब किसी ने बोला कि कोई सुनीता है वो भी ब्यूटीफुल है, और किसी ने बोला कोई अनीता है वो भी ब्यूटीफुल है, और ये दो ही ब्यूटीफुल है, तो इसके लिए सेट ये होगा। अब किसी ने बोला है कि इंडिया में जो भी राइटर है वो ब्यूटीफुल है, तो उनके लिए जो राइटर्स का सेट होगा वो आ जाएगा इसमें। तो सभी को कन्फ्यूजन है कि इसके इस सेट के अंदर किस एलिमेंट को रखा जाए, तो यहाँ से हमारा ये सेट नहीं बनेगा। ये भी सेट है, ये भी है, ये भी है, ये सेट नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। अब ऐसे लिख लेते हैं 210 को और इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टर आए 2, 3, 5, 7। तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा 2, 3, 5 एंड 7 का। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है, तो ये भी सेट बनेगा। तो अब हमारे पास ये 5 एग्जाम्पल्स है जिसकी हेल्प से हमने सीखा कि कौन से सेट बनते हैं, कौन से नहीं। तो फर्स्ट था ये सेट बनेगा क्योंकि सभी के लिए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में 1, 3, 5, 7, 9 ही आते हैं। अब द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इस सेट में सभी इंडिया की ही रिवर्स लिखते हैं, ये भी सेट है। द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी सेट है क्योंकि इसमें सभी के लिए A, E, I, O, U आएंगे। उसके बाद है ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। अब किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, तो इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन है कि हम इसको इस सेट को एलिमेंट में रखें या नहीं रखें, तो ये हमारा सेट नहीं है। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, तो इसमें भी 3, 5, 7, 5 आए, 3, 2, 3, 5 एंड 7 आए थे, तो ये भी हमारा सेट है। अब आगे पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ब्रेसेस डाल के 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9। और एक यही तरीका होता है सेट को लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड नेचुरल नंबर n से बिलोंग करता है, और एक्स लेस देन 10
तो अगर x लेस देन 10 है तो इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 से लेके 9 तक आ जाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, और एक डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना सेट को। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म होती है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रखने के लिए एक तो ये ब्रेसेस का यूज करते हैं, और जो भी एलिमेंट उसके अंदर आते हैं उनको हम कोमास से सेपरेट करते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग separated by commas and are enclosed within the braces this। तो हम अगर रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट का यूज करते हैं हम, और उनको कोमा से अलग करते हैं जो कि एलिमेंट उसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो अगर हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं 7 से छोटे हैं जो, तो वो आएंगे 2 4 और 6। तो ये ब्रेसेस यूज किए एक तो हमने, और अंदर जो एलिमेंट थे उनको कोमा से अलग किया। तो ये हो गया हमारे पास इसको रूस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब सेकंड एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। तो ये हो गया हमारा रूस्टर फॉर्म। अगर हम इसको लिखें A बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सच दैट A इज वावल। तो अगर A मेरा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता है और A इज अ वोवल्स, तो एक ये तरीका हो गया, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेट बिल्डर फॉर्म। In a set builder form, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। अब किसी ने बोल दिया है कि अगर 10 तक नेचुरल नंबर लिखो x such that x belongs to n और x is less than 10, तो इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 10 से छोटे हैं, लेकिन जो 11 12 13 वो इस सेट में नहीं आएंगे। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं हम इस सेट के सारे एलिमेंट। तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल इन दिस सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट पोजेसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम इज अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस सेट को हम अगर लिखना चाह रहे हैं तो इनके पास हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एलिमेंट्स के पास कि ये सारे क्या है, हमारे पास वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, एंड नो अदर लेटर पोजेसेस दिस। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरा K है वो भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में वोवल्स है, या L है वो भी मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स है। नहीं, ये 5 ही हैं, इसके बाहर के कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसको लिखने की ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी V इज इक्वल टू x सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है x इज अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है और इसके रूट्स निकालने हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया मेरे पास x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड -2। अब रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, किसी सेट को ऐसे सिंबल्स डाल के और उसको कोमा से अलग कर देते थे। तो इस सेट में वो आएंगे जो इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं, और इस इक्वेशन के सोल्यूशन आया मेरे पास 1 और -2। तो इन रूस्टर फॉर्म 1 और -2 ये होगी इस सेट को रिप्रेजेंट करने की रूस्टर फॉर्म। अब है टाइप्स ऑफ सेट कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? If every element of a set A is also an element of set B, then A is called a subset of B and it is denoted by A is a subset of B। अब मेरे पास कोई A सेट है A इज इक्वल टू 1, 2 और B सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो A का हर एक एलिमेंट तो B का एलिमेंट है, तो यानी यहाँ से पता चला कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर इक्वलिटी तब डालते हैं अगर यहाँ पे भी 3 होता तो इक्वल हो जाते ये दोनों सेट, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो A इज अ सबसेट ऑफ B।
तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से ज़्यादा है और सेम है तो हम बोलते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब सुपर सेट, अगर ए बी का सबसेट है तो बी है जो मेरा वो ए का सुपर सेट होगा। तो यही डेफिनेशन में है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, देन वी कैन से दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो बी हमारा ए को कंटेन कर रहा है। इसके बाद आते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स कि टू सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। अब ए कोई सेट है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 3 2, और बी कोई सेट है वो लिख दिया 1 2 3। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट के केस में, हम कैसे भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन जो एलिमेंट है 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है बी सेट में, 2 ए में, 3 ए सेट में भी है और 3 बी सेट में भी है। तो यहाँ से पता लगा ए इज इक्वल टू बी। अब आ गया प्रॉपर सेट। इसका थोड़ा हिंट मिल गया था वहाँ से कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का है और बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम वहाँ से बोल देते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल वर्क करेगा यहाँ पे। ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरा बी में तो प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो मेरा ए के अंदर नहीं है तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट ले लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 6 एंड 4, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो ये एलिमेंट लिखे 4 3 2 6 5 8। तो ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रेजेंट था, इसमें यहाँ पे है 3, इसमें भी है 3 और इसमें 6 भी है इसमें और इसमें 4 भी है। लेकिन जो 5 और 8 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मेरे पास इस सेट में तो बिलोंग करते हैं बट इस सेट में बिलोंग नहीं करते। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। अब इसके बाद है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट्स रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है और उससे हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे सेट आ जाते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं। वी कंसीडर ऑल द सेट टू बी द सबसेट ऑफ अ गिवन फिक्स सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब कार्डिनैलिटी की बात आती है कि किस सेट की कार्डिनैलिटी की बात हम कर सकते हैं और किस सेट की कार्डिनैलिटी की बात हम नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास 2 सेट्स आते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले देख लेते हैं फाइनाइट सेट। इफ अ सेट, अब फाइनाइट से ही पता लग रहा है कि जिस सेट के अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी जिनको हम काउंट कर सकेंगे, वो होगा हमारा फाइनाइट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अब ये एलिमेंट है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो ये सेट हो गया हमारा फाइनाइट सेट। तो इसकी कार्डिनैलिटी की बात हम कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी को हम ऐसे डेनोट करते हैं, कार्डिनैलिटी को हम ऐसे डेनोट करते हैं और कार्डिनैलिटी को हम ऐसे डेनोट करते हैं। ये 3 नोटेशंस हैं जो हम कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बताने के लिए, ये 3 सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कार्डिनैलिटी को n ऑफ a से डेनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, या फिर ऐसे डेनोट करते हैं और या फिर ऐसे लिखते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिस सेट के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेट होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं 1 2 3, ये नहीं पता होता कहाँ पर इसका एंड होगा। तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। इसके बाद है पावर सेट।
The power set of A is defined as the set X such that X is a subset of A. पावर सेट, अगर हम A का पावर सेट लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर वो सारे सेट्स आ जाएंगे जो कि A के सबसेट हैं। तो पावर सेट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द सेट, इसके अंदर वो सारे सेट्स, वो सारे X आएंगे सच दैट कि X इज अ सबसेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। अब देख लेते हैं हम नल सेट की डेफिनेशन। नल सेट, अब इसकी इस वर्ड से ही पता लग रहा है, नल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो पॉइंट्स या नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट, कि जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको बोलते हैं नल सेट, और इसको डिनोट करते हैं फाई से और इस सिंबल से। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। A set consisting of a single element is called a singleton set। अब सिंगलटन से ही पता लग रहा है कि वो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल वर्ड हो, उस सेट को बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। A set consisting of a single element is called a singleton set। अब ये सेट हो गया, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है या फिर 2 या फिर 3 और सिंगलटन सेट्स। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। हम सेट्स की प्रॉपर्टीज का जो भी विजुलाइजेशन करते हैं वो हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से ही करते हैं। हम वेन डायग्राम्स की ही हेल्प से किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये डिस्कस करते हैं। तो अब देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम्स विच आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स, कि हम कुछ रिलेशंस की एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है वो हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब U कोई मेरा यूनिवर्सल सेट गिवन है, U में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक। इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ विच, A कोई सेट ले लिया जिसके अंदर इवन एलिमेंट्स हैं जैसे 2 4 6 8 10, और B कोई सेट ले लिया जिसके अंदर 4 और 10 है। तो अब इसका वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम कि A कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, नहीं सॉरी, U कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक है, और जो A है उसके अंदर 2 से लेके 10 तक, और B में है 4 और 6। तो ये सेट बना लिया। तो ये जो ये वाला सेट है ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मेरे 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट आएंगे। और अब ये एक सेट बना लिया B सेट जिसके अंदर 4 और 6 पड़े थे, ये दे रखा था। अब A कोई सेट बना लिया जिसके अंदर 2 4 6 8 और 10 आएंगे। तो 4 और 6 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब 2 8 और 10 को लिखना है तो ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 8 और ये लिख दिया 10। तो A सेट के अंदर इन एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट थे वो थे 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ से ये हमारा हो गया वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ से हमें देखने से पता लग रहा है कि जो ये सेट है B, ये मेरा सबसेट है A का, क्योंकि A के अंदर 2 8 और 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि B में बिलोंग नहीं करते, और B यहाँ पर हमारा प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में ही पढ़ा था हमने कि A के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होंगे जो B के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. यूनिवर्सल सेट यूनियन ऑफ सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि या तो A से बिलोंग करते हो या फिर B से बिलोंग करते हो, और या फिर A और B दोनों से बिलोंग करते हैं। अगर हम A यूनियन B लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो A से बिलोंग करते हो और या फिर B से बिलोंग करते हो। ये नहीं है कि जो एलिमेंट A में है वही B में होगा तभी हम यूनियन में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई एलिमेंट मेरा इन दोनों में से एक में भी प्रेजेंट है तो वो यूनियन ऑफ सेट्स में आएगा। अब फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू, A कोई सेट दे दिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और B कोई सेट है जिसके अंदर 6 8 10 और 12 एलिमेंट्स हैं। तो A यूनियन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में भी प्रेजेंट हैं और जो B में भी प्रेजेंट है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट रिपीट होगा वो हमारा एक ही टाइम लिखा जाएगा सेट में, क्योंकि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो 6 और 8 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू 2 4 एंड 6 8 और B इज इक्वल टू 6 8 10 एंड 12। तो A यूनियन B में आएगा 2 4 6 8 और 10 और 12। अब आगे देख लेते हैं सेकंड। तो A इज इक्वल टू A E I O U और B है हमारा A I और U। तो जो A यूनियन B आने वाला है, A इसमें भी है, I इसमें भी है, U इसमें भी है, और A I और U ये तीनों तो कॉमन हो गए, तो ये तो A यूनियन में आएंगे ही आएंगे। और जो ये बचा है E और O ये भी आएगा। लेकिन यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि जो B है हमारा वो प्रॉपर सबसेट है A का, क्योंकि A के अंदर E और O ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में प्रेजेंट नहीं है। तो B मेरा प्रॉपर सबसेट हो गया। अगर B मेरा प्रॉपर सबसेट होता है A का, तो A यूनियन B हमेशा A के इक्वल आती है, क्योंकि यूनियन बड़े वाला सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो A में भी हैं, B में भी है। तो यहाँ से अगर A ही बड़े वाला सेट है और B के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, तो A यूनियन B A के इक्वल आ जाएगा। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन की यूनियन, अब यूनियन के केस में कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है कि चाहे तो हम ऐसे लिख लें A यूनियन B क्या आ रहा है, और चाहे हम ये लिख लें B यूनियन A क्या आ रहा है। अल्टीमेटली एलिमेंट्स तो हमने वही लिखने हैं जो A में भी प्रेजेंट है और जो B में भी प्रेजेंट है, और सेट में ऑर्डर मायने रखता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो यूनियन के केस में कम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड होता है। अब सेकंड देख लेते हैं, इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है कि चाहे तो हम पहले A यूनियन निकाल लें और फिर उसकी यूनियन C के साथ लें, और चाहे हम पहले B यूनियन C निकाल लें और फिर उसकी यूनियन A के साथ लें, ये दोनों इक्वल आएंगे। अब उसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कि अगर हम किसी फाई सेट, अगर फाई है, फाई एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, तो अगर मैं A यूनियन फाई लिख रही हूँ तो A यूनियन फाई के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो A में भी प्रेजेंट है और जो फाई में भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो A यूनियन फाई मेरा A के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉ कि अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ A यूनियन A, तो A यूनियन A में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में भी प्रेजेंट हैं और जो A में भी प्रेजेंट है, और रिपीट हम करते नहीं क्योंकि सेट होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखने हैं तो A में जो एलिमेंट है वही A यूनियन A में आएंगे। अब आगे है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो उस क्वेश्चन में मेंशन्ड होते हैं, और A तो हमेशा सबसेट होता ही है यूनिवर्सल सेट का। तो A यूनियन B बड़े वाला सेट होता है और U तो मेरा सबसे बड़े वाला सेट होता है, तो A यूनियन U हमारा U के इक्वल आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे हमने यूनियन के केस में पढ़ा, पहले यूनियन की डेफिनेशन पढ़ी फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे ही हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो A में भी प्रेजेंट होते हैं और B में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि A मेरा कोई सेट है जिसके अंदर 2 4 और 6 एलिमेंट 6 हैं, और B कोई सेट है जिसके अंदर 2 8 एंड 10 है, तो इसके अंदर भी 2 प्रेजेंट है, इसके अंदर भी 2 प्रेजेंट है, तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ मेरा 2 ही आएगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, 10 इस B में है A में नहीं है। तो इसलिए A इंटरसेक्शन B में अगर कोई एलिमेंट लिखना है तो ये कंडीशन होती है कि वो A सेट A के अंदर भी होना चाहिए और सेट B के अंदर भी होना चाहिए। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. कि A इंटरसेक्शन B में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो A में भी बिलोंग करते हों और जो B में भी बिलोंग करते हों। अब फॉर एग्जाम्पल A कोई लिख लिया 2 4 6 8 और B लिख लिया 6 8 और 10 और 12, तो A के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो B में भी प्रेजेंट हैं और B के अंदर भी 2 एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट हैं जो A के अंदर भी हैं, तो A इंटरसेक्शन हमारी आ जाएगी 6, 8।
अब सेकंड एग्जांपल, ए में वो सारे एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक, बी में वो एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो कि ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं। तो बी सेट में जो एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में बी हमारे वही एलिमेंट आएंगे जो कि बी और ए दोनों में होंगे। तो 2, 3, 4, 5 ये बी में भी है और ये ए में भी है। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा सेट बी है वो सबसेट है ए का, और इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है। इंटरसेक्शन करते हैं, यूनियन में बड़े वाला आता था और इंटरसेक्शन में छोटे वाला आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी यहाँ पे मेरा प्रॉपर सबसेट था। अब वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। यू कोई मेरे को यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और बी कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर 2, 3, 4, 5 पड़े हुए हैं। तो ऐसे बना लिया। अब इनके बीच में जो एक कॉमन एलिमेंट आए थे ये होगी इनकी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होगी इनकी बी के इक्वल 2, 3, 4 एंड 5। अब उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट से ही पता लग रहा है, डिसजॉइंट वर्ड से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है। वो सेट्स जो आपस में कुछ भी कॉमन ना रखते हो उनको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। अब ए और बी कोई दो सेट्स गिवन है हमें, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है। तो यहाँ से हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो ए कोई मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए जिसके अंदर 2, 4, 6 और 8 है, एंड बी के अंदर सारे ओड नंबर्स ले लिए जो कि 7 से छोटे हैं, 1, 3, 5 एंड 7। तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यू कोई मेरा यूनिवर्सल सेट था। ए के अंदर मेरे 2, 4, 6 और 8 आए और बी के अंदर 1, 3, 5, 7 आया। तो ए इंटरसेक्शन बी, ना तो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो बी में है वो ए में नहीं है और जो ए में है वो बी में नहीं है। तो इनकी इंटरसेक्शन में आएगा हमारा 5। तो ए और बी यहाँ से क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंटरसेक्शन के केस में होल्ड होती हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कॉम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड होती है, चाहे तो हम ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करें वो एलिमेंट लिखें, और चाहे हम बी की इंटरसेक्शन ए के साथ करें वो एलिमेंट लिखें, दोनों सेम आते हैं हमारे। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ की, चाहे तो मैं इंटरसेक्शन पहले ए इंटरसेक्शन बी करूं और फिर जो सेट आएगा उसकी इंटरसेक्शन सी के साथ लूं वो, और चाहे मैं बी की इंटरसेक्शन सी के साथ पहले लूं और फिर बाद में उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लूं, दोनों इक्वल आते हैं। तो एसोसिएटिविटी लॉ भी होल्ड होता है इंटरसेक्शन के केस में। उसके बाद फाई इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो छोटा फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो जो छोटे वाला सेट होता है हमेशा वो आता है ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो कि फाई सेट के अंदर भी होंगे और ए के अंदर भी होंगे। लेकिन फाई सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी फाई आ जाएगा। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ए हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो यू इंटरसेक्शन ए मेरा ए के इक्वल आएगा। उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में मतलब है कि ए की इंटरसेक्शन ए के साथ ही ले रही हूँ, तो इन दोनों में तो सेम ही एलिमेंट है, तो टोटल हमारी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इंटरसेक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होता है कि मैं अगर पहले बी यूनियन सी करती हूँ और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लेती हूँ, और चाहे मैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ लूं और ए की इंटरसेक्शन सी के साथ लूं और उन दोनों की यूनियन करूं, वो सेट मेरा हमेशा इक्वल आएगा किसके, जो कि बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन ए के साथ करने के बाद मिलता है। उसके बाद हम डेफिनेशन, जैसे हमने यूनियन पढ़ा, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे ही इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और उसकी हमने एग्जाम्पल्स देखे और प्रॉपर्टीज। अब ऐसे ही डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल और फिर इसकी प्रॉपर्टीज। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट ए। तो ए माइनस बी अगर मेरे को लिखना है तो इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए के अंदर तो प्रेजेंट हैं बट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बी ले लिया 2, 4, 6, 8। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे ना जो ए के अंदर तो प्रेजेंट हैं बट बी के अंदर नहीं है।
अब टू देख लेते हैं, 2 यहाँ भी बिलोंग करता है। अब 4 भी करता है, तो 4 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो ए में तो बिलोंग करते हैं बट बी में बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ से 1, 3 और 5 मेरा ए माइनस बी के अंदर आ जाएगा। अब वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि वी अगर मैंने कोई सेट ले लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का A, E, I, O, U, और बी कोई सेट ले लिया जिसके अंदर A, I, K और U प्रेजेंट है, तो A माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो A के अंदर तो है बट B के अंदर नहीं है। तो अब A के अंदर A है, B के अंदर B है, E है, E B के अंदर नहीं है, तो एक तो आएगा A माइनस बी में E। उसके बाद आई ए में भी है और आई बी में भी है, तो आई तो नहीं आएगा। उसके बाद ओ मेरा वी में प्रेजेंट है बट बी में कैपिटल बी में नहीं है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यू मेरा वी में भी प्रेजेंट है और यू मेरा बी में भी प्रेजेंट है, तो ये इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं जो मेरे ए में बिलोंग करते हैं बट बी में बिलोंग नहीं करते। अब वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कोई ए सेट हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे ना, तो जो ये होगी हमारी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें ये एलिमेंट हमने निकाल दिए जो कि बी के साथ इंटरसेक्शन थी जिनकी, तो जो ये सेट बचा हमारा ये हो गया हमारा ए माइनस बी। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यू अगर कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू कोई यूनिवर्सल सेट उठाया और ए उसका कोई सबसेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, कि यू के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं ए डैश से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, कि एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ए डैश होता है यू माइनस ए, कि वो सारे एलिमेंट जो यू से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। u इजिकल टू 1 से लेके 10 तक लिखा और a में वो एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, सारे ओड नंबर्स आ गए इसमें 1 से लेके 10 तक के। तो a डैश इसमें यूनिवर्सल सेट है, वो एलिमेंट आएंगे जो u में बिलोंग करते हैं बट a में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे u आएगा, तो u में देखो a में 1, 3, 5, 7, तो अगर मैं यहाँ से 2, 4, 6, 8 और 10 लिखना शुरू कर दूं तो वो मेरा हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, तो यहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ला कि a यूनियन a डैश, की अगर मैं यहाँ पे क्या करी थी, a डैश था मेरा u माइनस a, और अगर मैं a के साथ इसकी a यूनियन a डैश करती हूँ, यूनियन बड़े वाला सेट होता है तो बड़े वाला सेट तो मेरा यहाँ पे u ही आएगा, तो a यूनियन a डैश मेरा u के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ a इंटरसेक्शन a डैश करती हूँ तो वो मेरा फाई आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें वो a डैश में वो एलिमेंट आते हैं जो u में तो बिलोंग करते हैं बट a में बिलोंग नहीं करते, और इसमें a आ जाएगा सारा, तो a की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा फाई होती है। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ, ये मोस्टली यूज होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, कि a यूनियन b का डैश करते हैं तो वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ऐसे ही a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कि अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो वो मेरे को a ही सेट मिल जाता है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, अब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे u माइनस फाई, की जो फाई से बिलोंग नहीं करते और u से बिलोंग करते हैं, तो वो तो सारा यूनिवर्सल सेट दे देगा। और u का कॉम्प्लीमेंट, u के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो कि मेरे u से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो तो फाई सेट आ जाएगा, क्योंकि u तो यूनिवर्सल सेट है, इसमें तो हर एक एलिमेंट आता है। उसके बाद हम थोड़ी प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं, जो इसके बाद की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जो हमने पढ़ा है,
कॉम्प्लीमेंट सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इस पर बेस्ड होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।